स्टूडेंट्स, आप सभी का कॉमर्स गुरु चैनल में स्वागत है। मैं मनोज कुमार सिंह। आज मैं झारखंड अधिविद्युत परिषद रांची द्वारा वर्ष 2020 में क्लास 11 का अकाउंटेंसी विषय का प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न के कौन कौन से उत्तर हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस वर्ष हमारी 11वीं कक्षा में जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा उसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो बच्चे इस वर्ष 2022 में अकाउंटेंसी की परीक्षा कक्षा 11वीं में देने जा रहे हैं उनके लिए प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है? तो इसका जो उत्तर है वो है अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉट अ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? तो लेखांकन सूचनाओं का उपयोग निवेशक, ऋणदाता, स्वामी सभी करते हैं और ये अवयस्क यानी माइनर्स ये लेखांकन सूचनाओं का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थिंग ऑफ वैल्यू ओन्ड बाय ए बिजनेसमैन बिजनेस एंटिटी इज कॉल्ड? व्यवसायिक उपक्रम द्वारा एक मूल्यवान वस्तु पर अधिकार होने को कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संपत्ति, एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट? रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है। तो हम जानते ही हैं लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों में कम हो। तो तीसरा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग इज? लेखांकन का आधार है। तो जो लेखांकन का आधार होता है वो है लेखांकन का उपार्जन आधार, एक्रूअल ऑफ अकाउंटिंग बेसिस। अगला प्रश्न है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन? लेखांकन के मूल प्रलेख आधारित होते हैं। तो जो लेखांकन के मूल प्रलेख आधारित होते हैं वो लेन देन पर होते हैं, ट्रांजैक्शंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इज ए? बैंक अधिविकर्ष खाता है। तो बैंक अधिविकर्ष जो खाता है वो है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम लुकास पासियोली वाज द रेसिडेंट ऑफ? दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लुकास पासियोली निवासी थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल अकाउंट इज? व्यक्ति ख्याति खाता है। तो ख्याति जो है वो कौन सी खाता है? वास्तविक खाता है, अमूर्त वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नॉट रिकॉर्डेड इन जनरल? रोजनामचे में लेखा नहीं किया जाता। तो रोजनामचे में किसका लेखा नहीं किया जाता है? वो है व्यापारिक बट्टा या ट्रेड डिस्काउंट। चूंकि कैश डिस्काउंट को तो हम लोग दिखाते हैं इसलिए यह व्यापारिक बट्टा ही होगा। ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स इज कॉल्ड? लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं। तो जो लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या होती है उसको हम लोग स्पष्टीकरण या नरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्रेस्ड सिस्टम पर्टेन्स टू? पेशगी प्रणाली का संबंध है। तो जो पेशगी प्रणाली होती है उसका संबंध है खुदरा रोकड़ बही से। इसको अग्रदाय प्रणाली भी कहते हैं यानी पेटी कैश बुक। 13वां प्रश्न है, पोस्टिंग इज डन इन? खतौनी की जाती है। तो जो खतौनी होती है वो हम खाता बही में करते हैं यानी पोस्टिंग को हम लेजर में करते हैं। 14वां प्रश्न, द वर्ड अकाउंट इज नॉट यूज्ड विद द पर्सनल अकाउंट्स इन? व्यक्तिगत खातों के साथ खाता शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो देखिए यहाँ ये जो प्रश्न है ये हमारे समझ से लग रहा है कि थोड़ा सा गलत है। इसमें लास्ट होना चाहिए था इनमें से सभी। क्योंकि जो व्यक्तिगत खाता होता है उसमें खाता शब्द जो है ना तो रोजनामचा में ही लिखा जाता है, ना तो खाता बही में, ना तो रोकड़ बही में, ना ही तलपट में।
चूँकि जब हम इसको अगर खाता शब्द लगाएंगे व्यक्तिगत खाते के साथ, तो हाँ हम क्या करते हैं, उसको अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। अगर हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं तो फिर हम उसके साथ खाता भी नहीं लिखते हैं। तो ये जो खाता है वो न तो हम रोजनामचा में लिखते हैं, न तो खाता बही में, न तो रोकड़ बही में, न तो तलपट में। तो इस प्रश्न का उत्तर देना थोड़ा सा कठिन है। अगर अगर यहाँ अगर कोई पूछे कि एक उत्तर दीजिए, तो हमको लगता है कि इसमें रोजनामचा ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच अकाउंट वुड बी इंटर्ड गुड्स गिवन इन चैरिटी? दान के लिए दिया गया माल किस खाते के अंतर्गत आएगा? तो जो दान के लिए हम माल देते हैं उसको हम क्रय खाते के अंतर्गत दिखाते हैं, परचेस्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज ए, नाम मात्र खाते का डेबिट शेष है। तो जो नाम मात्र खाते का जो डेबिट शेष होता है वो क्या होता है, हानि या व्यय, लॉस और एक्सपेंसेस। 17वां प्रश्न है, फुल फॉर्म ऑफ जेएफ इज, जेएफ का पूर्ण रूप है। तो जो जेएफ का पूर्ण रूप है वो क्या है, जर्नल फोलियो है, जर्नल फोलियो। क्वेश्चन नंबर 18, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। तो जो बैंक समाधान विवरण होता है वो व्यवसायी के द्वारा तैयार किया जाता है, बाई बिजनेसमैन। 19वां प्रश्न है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स, रोकड़ खाते के डेबिट शेष का अर्थ है। तो जो रोकड़ खाते का डेबिट शेष होता है वो अनुकूल शेष होता है, यानी हमारी संपत्ति होती है, फेवरेबल बैलेंस। और जो रोकड़ बुक होता है, सॉरी रोकड़ खाता होता है, उसका सदैव डेबिट बैलेंस ही होता है। 20वां प्रश्न है, बैलेंस ऑफ अकाउंट इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, खाते का शेष तलपट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। तो तलपट के डेबिट साइड में जो है वो कैश दिखाते हैं, रोकड़। बाकी जो लेनदार और कैपिटल और बैंक अधिविकर्ष है, ये सब तलपट के क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ऑन, तलपट तैयार किया जाता है। तो जो तलपट होता है वो किसी तिथि को नहीं बल्कि किसी तिथि विशेष को तैयार किया जाता है, ठीक है। यह किसी विशेष तिथि को ही तैयार किया जाता है, या पार्टिकुलर डेट को तैयार किया जाता है, इसलिए इसको हम ऑप्शन 4 को सही मान रहे हैं। 22वां प्रश्न है, रिपेयर ऑफ मशीनरी रेट 500 विल बी डेबिटेड टू, मशीनरी की मरम्मत के 500 रुपये डेबिट किए जाएंगे। तो देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा विवादास्पद और जटिल प्रश्न भी है। यदि देखिए यहाँ पुरानी मशीन खरीदकर उसका मरम्मत कराता तो मशीन खाता ऋणी होगा, क्योंकि वह पूंजीगत व्यय है, परंतु यहाँ आयगत व्यय है, क्योंकि यहाँ पर मशीन का जिक्र नहीं है। पुरानी मशीन हमने खरीदा है या मशीन पहले से लगी हुई है, चल रही है उसको, तो यहाँ कोई डिटेल नहीं दिया है। तो हम मान के चलेंगे कि एक मशीन है जो कार्यरत है, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर करा रहा है, तो यह एक आयगत व्यय होगा। और आयगत व्यय को हम इसमें हम दिखाएंगे मरम्मत खाते में। तो ये जो डेबिट हो जाएगा, मशीनरी की मरम्मत के लिए 500 रुपये डेबिट किया जाएगा, वो मरम्मत खाते से, ठीक है, रिपेयर अकाउंट को। यदि हम पुरानी मशीन खरीदते और उसकी रिपेयर कराते तो ये पूंजीगत व्यय होता, तब फिर हम उसको मशीनरी खाते को डेबिट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम मशीनरी खाते को डेबिट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिपेयर अकाउंट को ही डेबिट करेंगे। 23वां प्रश्न है, व्हेन द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट रिकॉन्सिलाइज्ड द अकाउंट ओपनड एट दिस टाइम इज, जब तलपट का योग नहीं मिलता तो इस स्थिति में कौन सी खाता खोला जाता है? तो हम जानते ही हैं जब तलपट का योग नहीं मिलता है तो भूल चूक खाता या उचंत खाता या सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। भूल चूक के उचंत खाता या उदंत खाता भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है यही पूछ दे कि उचंत खाता। क्वेश्चन नंबर 24, गुड्स सोल्ड टू राजू वर्थ रेस 650 रुपीज वाज entered in his account rate 500, now Raju's account will be debited by, राजू को बेचे गए 650 रुपये के माल को उनके खाते में 500 रुपये लिख दिए गए। अब राजू का खाता डेबिट किया जाएगा।
चूँकि राजू को हमने माल बेचा 650 रुपये का, लेकिन उसके जगह उसे केवल 500 रुपये से ही ऋणी किया गया। ठीक है, तो 150 रुपये हमारा बचा, तो 150 को हम फिर से ऋणी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 150 रुपीज़। ऑप्शन 2 होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजफुल लाइफ ऑफ लैंड इज, भूमि का उपयोग जीवन काल होती है। तो जो भूमि का उपयोग होता है वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि भूमि 10 साल के बाद नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। एक मशीन होता है, उसको हम प्रयोग करते हैं, एक निश्चित अवधि के बाद वो निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। लेकिन जो भूमि है इसका रेट बढ़ता है न कि घटता है, तो ये असीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्सोलेसेंस मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू, अप्रचलन का अर्थ मूल्य में कमी करना है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नवप्रवर्तन और आविष्कार, इनोवेशन एंड इन्वेंशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मशीनरी इज डिप्रिसिएटेड बाई ₹2000 एवरी ईयर, विच मेथड इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन। एक मशीन को प्रत्येक वर्ष 2000 रुपये से ह्रासित किया जाता है, तो ह्रास की गणना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ह्रास की जो गणना हो रही है वो सरल रेखा विधि का प्रयोग हो रहा है यहाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड। अगला प्रश्न है, व्हाट इज क्रिएटेड फॉर नोन लायबिलिटीज, ज्ञात दायित्वों के लिए क्या सृजित किया जाता है। तो जो ज्ञात दायित्व होते हैं उनके लिए प्रावधान किया जाता है, प्रोविजन। अगला प्रश्न है, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम, पूंजीगत संचय का निर्माण किया जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है वो पूंजीगत लाभों से होता है, कैपिटल प्रॉफिट्स। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी डेज आर अलाउड एज डेज ऑफ ग्रेस फॉर पेमेंट ऑफ ए बिल, बिल के भुगतान के लिए कितने दिन रियायती दिन के रूप में दिए जाते हैं। तो जो अनुग्रह दिवस होता है हम जानते हैं वो 3 दिन होता है, डे ऑफ ग्रेस 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बिल डिस्काउंटेड इज डिसऑनर्ड, द ड्रॉवर गिव्स क्रेडिट टू, जब बुनाया गया बिल अप्रतिष्ठित होता है तो लेखक जमा करता है, यानी जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा, हो जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 32वां प्रश्न, इन केस ऑफ सडन हॉलीडे मैच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन, आकस्मिक छुट्टी के दिन परिपक्वता तिथि होती है। तो जो परिपक्वता तिथि है, यदि उस तिथि को कोई आकस्मिक छुट्टी आ गई तो उसके नेक्स्ट डे यानी आगामी जो दिन होता है, नेक्स्ट फॉलोइंग डे को उसका पेमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33, आउटस्टैंडिंग वेजेज इज शो इन ट्रायल बैलेंस, इट इज शोन इट, तलपट में अदत्त मजदूरी को दिखाया गया है, इसे दिखाते हैं। तो जो तलपट होता है उसमें जो मजदूरी होती है अदत्त मजदूरी, उसको हम 2 जगह दिखाते हैं। पहला जो हमारा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, यानी व्यापारिक खाता में, जहाँ पर हम मजदूरी में अदत्त मजदूरी को जोड़ देंगे। और दूसरा हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो इस प्रश्न में एक तीसरा भी विकल्प है जहाँ पर ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट दोनों लिखा हुआ है। तो ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी सबसे सटीक आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी इन ए सिनेमा हॉल इज, एक सिनेमा हॉल में बैठने की क्षमता में वृद्धि के लिए की गई व्यय की राशि है। तो ये जो व्यय की राशि होगी ये हमारा पूंजीगत व्यय हो जाएगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड, संपत्तियों का दायित्वों पर अधिक कहलाता है। तो जो संपत्तियों का दायित्व पर जो अधिक होता है वो पूंजी कहलाता है, कैपिटल। अगला प्रश्न है, रैम स्टैंड्स फॉर, तो रैम का पूर्ण रूप है। तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी बीट्स मेक 1 बाइट, कितने बीट से 1 बाइट का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8, यानी तीसरा वाला जो विकल्प है वो सही है। 38वां प्रश्न है, टैली इज, टैली है
तो जो टैली है वो एक लेखांकन सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन करते हैं। 39वां प्रश्न है द फुल फॉर्म ऑफ AIS इज, AIS का पूर्ण रूप है, तो AIS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी इसका पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। लास्ट क्वेश्चन है हार्ड कॉपी प्रिंटर इज, हार्ड कॉपी प्रिंटर है तो जो प्रिंटर होता है वो क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, आउटपुट उपकरण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। तो आपको लगता हो कि ये वीडियो हमारे लिए ज्ञानवर्धक है और मुझे ऐसे और वीडियो की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटे वाले आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें।